हेलो गाइस, आज का देखा आपने मेरा कमाल। मैं कहाँ से आया? नीचे से। ये कमाल नहीं था, ऊपर से आता तब कमाल होता। चलो नीचे से आए या ऊपर से आए, कमाल तो ये होने जा रहा है कि आज का हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है म्यूटेशन, ये आज कमाल करने जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो नीट से रिलेटेड होते हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं, दिस इज कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसको आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से भी सवाल आते हैं इससे, और मॉलिक्यूलर के अलावा जेनेटिक्स से भी इसके सवाल रहते हैं। ठीक है, तो दो टॉपिक एक साथ हम लोग कंबाइन करने जा रहे हैं। द टर्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। गाइज म्यूटेशन में अगर मैं बात करूं कि हु डिस्कवर, मतलब इसकी डिस्कवरी पे बात कर लेते हैं, तो डिस्कवरी में साइंटिस्ट का नाम आता है ह्यूगो डी वेरिस। बड़ा अजीब नाम है, हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ह्यूगो डी वेरिस, ठीक है, नाम होना चाहिए था सोहन, मोहन, रोहन, कितना अच्छा होता, इजी वे में याद हो जाता। लेकिन यहाँ पे नाम क्या है? ह्यूगो डी वेरिस। ये भी याद कर लोगे आप, हम जान रहे हैं, यू आर टैलेंटेड। तो डिस्कवरी इसकी ह्यूगो डी वेरिस नाम के साइंटिस्ट ने की थी। एक्चुअल में ये म्यूटेशन होता क्या है, तो डिफिनीशन इसका लिखेंगे, हेरिटेबल genetic change in the genetic material of an organism। ठीक है, कई बहुत साधारण सा डिफिनीशन लिखना, ज़्यादा कुछ नहीं। कह रहा है हेरिटेबल जेनेटिक चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी एक ऑर्गेनिज्म में अगर क्या हो, चेंजेस आ जाए, और ये चेंजेस कैसे आएगा उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कोई चेंजेस आ जाए, कोई बदलाव आ जाए, उस बदलाव को मैं कहूँगा म्यूटेशन। दूसरी चीज़ की अगर और बात करते हैं कि जनरल कैरेक्टर में इसमें और हमको क्या क्या याद रखना है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में आप इसके बारे में ये लिख सकते हो कि दे आर रेयर, रैंडम और डिसकंटिन्यूअस। तीनों को मैं समझा रहा हूँ। इट इज मतलब म्यूटेशन, इट इज रेयर, रैंडम, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। ये भी बेटा वेरिएशंस ही है, लेकिन कैसा है? सबसे पहली बात तो है ये रेयर है, ठीक है। दूसरा है रैंडम, और साथ में क्या? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो सर कंटिन्यूअस वेरिएशन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस बेटा बदलाव जो होते हैं वो धीरे धीरे होता है। जैसे मैं बदलाव बता रहा हूँ कि चलो ये एक प्लांट है जिसका साइज ये है और इसमें वेरिएशंस हो रहा, अगला जनरेशन क्या हुआ, थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा बना, उसका अगला जनरेशन उससे थोड़ा सा बड़ा बना। मतलब धीरे धीरे आपको क्या लग रहा है कि हर जनरेशन में इसका इम्प्रूवमेंट आपको दिख रहा। ये पेरेंट्स हो गए, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है? इम्प्रूवमेंट आपको दिख रहा। तो ऐसे को आप बोलोगे क्या? कंटिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है। लेकिन गाइज मैं बात कर रहा हूँ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस के बारे में, और ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस कैसे होते हैं अब इसको समझो। एक प्लांट था छोटा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा, चलो ठीक है। अगले केस में क्या हो गया? प्लांट बड़ा सा, मोटा सा, भद्दा सा हो गया। फिर अगला जनरेशन, यानी इसका अगला जनरेशन बना, फिर से वो हो गया, फिर वो नॉर्मल चला, फिर उसके अगले जनरेशन में क्या हो गया? वेरिएशंस आ गया, दैट इज डिसकंटिन्यूअस। ये पेरेंट्स है, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब इसका जनरेशन ये, इसका जनरेशन ये, तो वेरिएशंस तो आ रहे हैं, लेकिन क्या? किस फॉर्म में? डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो म्यूटेशन जो है आपका कौन सा वेरिएशन है? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस के कैटेगरीज में आता है। क्लियर? रेयर का मतलब आप जानते हो कि म्यूटेशन बहुत 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 रेयर होता है, ठीक है। रेयर तो समझ गए। रैंडम के बारे में बताइए थी। डिसकंटिन्यूअस को भी आप क्या कह सकते हो? रैंडम कह सकते हो। तो म्यूटेशन में याद रखना, म्यूटेशन इज रेयर, रैंडम, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। अगली बात, जनरली अगर मैं बात करूं किसके बारे में? म्यूटेशन के बारे में, तो कह सकता हूं जनरली म्यूटेशन आर रिसेसिव।
जनरली जब भी म्यूटेशन होता है तो वो कौन से कैटेगरीज में होता है, रिसेसिव। और ये रिसेसिव वाला हम लोगों ने कुछ डिजीज़ में बात किया था, जैसे हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया और नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। इन सारे डिजीज़ को अगर आप उठा करके देखते हो ना, तो उसमें जो म्यूटेशन होता है वो रिसेसिव के कैटेगरीज में जाता है। मतलब डिजीज़ कब काउज होगा, जब बोथ जीन आर प्रेजेंट। क्लियर है? तो उस वीडियो को आप देखे हो तो आप समझ सकते हो कि जनरली म्यूटेशन कैसा होता है, रिसेसिव होता है। तो सर कोई डोमिनेंट वाला म्यूटेशन नहीं हो सकता, लेकिन बहुत 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 कम पॉसिबिलिटीज की बनती है। तो हम कह सकते हैं जनरली म्यूटेशन रिसेसिव होता है। अगले पॉइंट्स पे आते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है, म्यूटेशन अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है कि बुरा है? बुरा, क्योंकि जेनेटिक डिजीज आप बात कर रहे हो तो हम क्या लिख दें, बैड नहीं लिखेंगे। जनरली म्यूटेशन इज हार्मफुल किसके लिए? जिस ऑर्गेनिज्म में होगा, मतलब मेरे अंदर हो, आपके अंदर हो, जिस किसी के भी अंदर म्यूटेशन होगा वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, वो जब भी होगा हार्मफुल होगा। तो 3 पॉइंट्स आप याद रख लेना। पहला तो पॉइंट्स यहाँ पे ये रखना है कि इसकी डिस्कवरी ह्यूगो डी वेरिस नाम के साइंटिस्ट ने की थी। हेरिटेबल जेनेटिक चेंज है ये, ठीक है, इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कुछ 3 पॉइंट्स हैं। ये रेयर रैंडम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस है, जनरली म्यूटेशन रिसेसिव होता है, और म्यूटेशन कैसा होता है, हार्मफुल होता है। ये सारी बातें रहीं म्यूटेशन के ऊपर। फिर से बात समझ लो बाबू, ये म्यूटेशन के बारे में जो अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ाने जा रहा हूँ, तो उस म्यूटेशन में 2 इम्पॉर्टेंट बातें आपको आएगी। एक तो मॉलिकुलर बेसिस पे और दूसरा क्रोमोसोमल बेसिस पे। तो इस मॉलिकुलर बेसिस पे भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि पहले तो आप इस म्यूटेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो समझने के लिए, क्योंकि किसी भी तरह का क्लासिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। सारे क्लासिफिकेशन को आज सपा चट कर जाना, ठीक है। म्यूटेशन का मतलब अब यहाँ पे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक जिसको कहेंगे जर्मिनल म्यूटेशन, और जर्मिनल म्यूटेशन के बाद दूसरा हो जाएगा जिसको आप कह सकते हो सोमैटिक म्यूटेशन। बहुत सिंपल है, जर्मिनल म्यूटेशन और सोमैटिक म्यूटेशन। मेनली हमारे अंदर जर्मिनल सेल कौन होते हैं? 2, एक तो गाइस स्पर्म हो गया और दूसरा क्या हो गया, ओवा हो गया। तो इस तरह के म्यूटेशन को कहते हैं जर्मिनल म्यूटेशन। तो जर्मिनल म्यूटेशन किसके अंदर होगा, कौन सा सेल डिवीजन इसमें होते हैं? द सेल डिवीजन इज मियोसिस, क्योंकि स्पर्म भी मियोसिस सेल डिवीजन से होता है और ओवा भी। तो डिफेक्ट अगर मियोसिस सेल डिवीजन में आ रहा है तो वो कहलाएगा जर्मिनल म्यूटेशन। और ये जर्मिनल म्यूटेशन जब भी होगा ये गाइस हेरिटेबल होगा, मतलब माँ से बच्चे में और बच्चे से उसके बच्चे में और उसके बच्चे से उसके बच्चे में, मतलब दैट इज हेरिटेबल। कौन सा? जर्मिनल म्यूटेशन। तो म्यूटेशन को मैंने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया। पहला जर्मिनल म्यूटेशन मियोसिस सेल डिवीजन के कारण हो सकता है एंड दिस इज द हेरिटेबल, ठीक है। अब देखते हैं गाइज यहाँ सोमैटिक म्यूटेशन में मैं काउज रखूंगा माइटोसिस, और यहाँ से हटकर बात करूंगा दिस इज नॉट अ हेरिटेबल, ये हेरिटेबल नहीं है। मतलब अभी बाय द वे मेरे बॉडीज में किसी तरह का कोई म्यूटेशन हुआ, XYZ जो भी म्यूटेशन, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अगर बाय द वे किसी तरह का कोई म्यूटेशन हुआ और मेरे बॉडीज में ही रहा, ठीक है, मेरे स्पर्म सेल में वो ट्रांसफर नहीं हुआ, मेरे अगले जनरेशन को नहीं हुआ, तो वो वेरिएशन कहलाएगा सोमैटिक वेरिएशंस या सोमैटिक म्यूटेशन। क्लियर है? म्यूटेशन बोलना था, वेरिएशन बोल दिए, चलो डजंट मैटर। ये है जर्मिनल म्यूटेशन। अगर मेरे अंदर कोई म्यूटेशन हुआ और वो जर्म सेल के थ्रू हमारे जनरेशन में जा रहा है तो वो कहलाएगा जर्मिनल म्यूटेशन। और जर्मिनल म्यूटेशन कैसा होता है? हेरिटेबल, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर होता है। ये सिंपल सा रहा किसके बारे में? म्यूटेशन के बारे में। चलो म्यूटेशन को फिर से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से कर देना। चलो यहाँ बाय बाय, एक और क्लासिफिकेशन आप अलग ही लिख देना। इस म्यूटेशन को फिर से मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक जिसको कहेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन,
और गाइस दूसरा हो जाएगा जिसमें आप लिखोगे जेनेटिक म्यूटेशन। तो सर ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या है, ध्यान देना, अगर म्यूटेशन हो रहा किसके अंदर, क्रोमोसोम में अगर किसी तरह का म्यूटेशन हो रहा, किस तरह का उसमें म्यूटेशन हो सकता है, पहला तो ये हो सकता है कि उसमें डिलीशन हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि उसमें डुप्लीकेशन हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है कि उसमें इन्वर्जन हो सकता है, या फोर्थ वन इज एडिशन। तो इसमें से कुछ भी अगर वेरिएशन हो किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर अगर किसी तरह का बदलाव आ जाए तो उसको आप कहोगे कौन सा म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। लेकिन अगर जेनेटिक्स के बेसिस में, मतलब डीएनए में अगर किसी तरह का बदलाव आएगा छोटा सा, तो वो कहलाएगा जेनेटिक म्यूटेशन। और गाइज इसके बने हुए सवाल सबसे ज्यादा परेशान करते हैं स्टूडेंट को। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब हमसे क्वेश्चन अराइज करता है तो इसी से करता है, बोलता है सर ये वाला ना समझ में आया। ठीक है, कैसे समझ में आएगा बेटा, अभी आप तो पढ़े ही नहीं हो, अब पढ़ोगे तो अब आपको समझ में आ सकता है, बशर्ते आप कंसंट्रेट करके रखना। तो पहले मैं शुरुआत करता हूं किसमें, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में, मतलब यू कैन सी द क्रोमोसोम। गाइज ये है हमारा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। और इस क्रोमोसोमल म्यूटेशन में पहला मैं बात करने जा रहा हूं किसके बारे में, पहला बात कर लेते हैं डिलीशन के बारे में। फर्स्ट वन इज डिलीशन। डिलीशन मतलब डिलीट होना। और डिलीट कैसे होगा, हमारे अंदर ये एक क्रोमोसोम है, सर एक ही क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम होता है, हम जानते हैं, चलो ठीक है तुम जानते हो, गुड, बहुत अच्छा। अब देख बाबू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है कोई जीन, दैट इज बी, यहाँ पे क्या सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ। तो सर ए बी सी डी एफ हम लोग पढ़े हुए हैं, तो एक बार फिर से पढ़ लो। डिलीशन का मतलब क्या होता है, कैट, तो ऊपर या नीचे कहीं भी गैप कर दो तो कुछ डिलीट हो गया। क्या डिलीट हुआ, तो यहाँ पर जो सेगमेंट था एफ वाला वो रिमूव हो गया, यानी वो नहीं है। तो एफ में जो जीन था वो जीन तो उसमें शो नहीं होगा, एंड दिस इज कॉल्ड डिलीशन। बात आ गई समझ में, मतलब डिलीट हो जाना, उसको आप क्या कहते हो, डिलीशन। लेकिन आगे आते हैं कि डिलीशन भी यहाँ पे गाइस दो तरह के हो सकते हैं। सर दो तरह का डिलीशन होगा, बिल्कुल, एक जिसे आप कहोगे टर्मिनल डिलीशन, और दूसरा हो जाएगा जिसे कहोगे इंटरकैलरी। ये सर इंटरकैलरी का है और ये टर्मिनल का है। देख बेटा ये टर्मिनल है क्योंकि ये मेरे पास मार्कर है, अगर बाय द वे ये क्रोमोसोम है तो टिप पोर्शन को दोनों को हम लोग कहते हैं टर्मिनल, ठीक है। तो अगर डिलीशन यहाँ से हो रहा है या यहाँ से हो रहा है, किसी भी साइड से हो रहा, मतलब डिलीट हो जा रहा, तो उसको हम लोग कहेंगे टर्मिनल डिलीशन। क्लियर है, तो ये टर्मिनल डिलीशन का एग्जांपल हुआ। तो सर इंटरकैलरी डिलीशन कैसे हो जाएगा, इंटरकैलरी डिलीशन में अगर मैं बात करूं तो बच्चा ये देख लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ है सी, यहाँ है डी, यहाँ है ई और यहाँ है एफ, ठीक है। अगर ये बीच का सी जीन जो है वो गैप हो जाए, और जब कभी भी ये गैप होगा तो ये क्या होगा, अपने साइज से छोटा हो जाएगा। और गाइज ये जब छोटा हो जाएगा, कौन गैप हुआ, गैप हुआ यानी डिलीट किया सी, तो बचा क्या, बच गया क्या, डी ई एफ। तो यहां से जो गैप हुआ वो गैप होने वाला क्या था, सी वाला गैप हो गया बीचों बीच से। तो सर बीचों बीच से वाला डिलीशन क्यों नहीं कहेंगे, नाम क्यों दे दिया इंटरकैलरी, क्योंकि बीच में, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरकैलरी डिलीशन। दो तरह के डिलीशन पे अभी हम लोगों ने बात किया, पहला था टर्मिनल डिलीशन और दूसरा इंटरकैलरी। ये टर्मिनल का एग्जांपल है और ये इंटरकैलरी का, जल्दी से इसको नोट करो। ये हो गया गाइस। अगला क्यों मैं नोट करा रहा हूँ, क्योंकि जगह बहुत कम है, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। ये मिट गया, चलिए सर ये तो मिटा दिया आप, क्यों मिटाएं, क्योंकि आगे मुझे बताना है एक डिजीज़ के बारे में जो डिलीशन की वजह से होता है। सब डिजीज़ नहीं पढ़ना है, पहला तो ये याद रखना, इस डिजीज़ का नाम है क्राई डू चैट सिंड्रोम। दिस वन इज़ अ डिजीज़
जो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द डिलीशन। डिलीशन की वजह से एक डिजीज होता है जिसका नाम क्या है? द डिजीज इज कॉल्ड क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। अब इससे रिलेटेड नीट में सवाल है और ये सवाल को आप देखोगे, समझोगे और बनाओगे दोनों चीज़। पहली चीज़ कि ये हमारे एक क्रोमोसोम में ऐसा होता है, कौन सा? तो क्रोमोसोम नंबर, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा। अब इसमें दो आर्म है, एक गाइस कौन सा आर्म है? शॉर्ट आर्म है, और शॉर्ट आर्म के बाद ये आप कह सकते हो लॉन्ग आर्म। ये क्रोमोसोम है हमारा, लेकिन कौन सा क्रोमोसोम? द क्रोमोसोम नंबर 5। दिस वन इज अ क्रोमोसोम कौन सा? 5। अब जो इस क्रोमोसोम 5 में, याद रखना क्रोमोसोम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, द क्रोमोसोम नंबर इज 5। अब इस क्रोमोसोम 5 में ये जो डिजीज होता है कौन सा? क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। इसमें ये जो शॉर्ट आर्म होता है वो छोटा और छोटा हो जाता है, ठीक है, नैनो से और माइक्रो नैनो हो जाता है, मतलब यहाँ पे डिलीशन हो जाता है, और जैसे डिलीशन होता है ये आर्म और छोटा हो गया। क्लियर? तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि क्राई-डू-चैट सिंड्रोम में क्या होता है? तो होता है भैया डिलीशन होता है। किस क्रोमोसोम में? क्रोमोसोम 5 में। कौन से आर्म में? तो शॉर्ट आर्म में। बस इतना सा बात याद रख लो। कौन सा डिजीज? क्राई-डू-चैट सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन एट द क्रोमोसोम 5 ऑन द शॉर्ट आर्म। क्लियर है? तो ये कहानी खत्म हुई किसकी? डिलीशन की। डिलीशन के बाद अगला हेडिंग देंगे हम इंटर कैलोरी। सॉरी, इंटर कैलोरी नहीं, इंटर कैलोरी तो इसी डिलीशन में पढ़े हैं। हमारा है इनवर्जन। कौन सा टॉपिक है? इनवर्जन। ये इनवर्जन का होता है। पहला डिलीशन पढ़ लिया, दूसरा हम लोग बात करेंगे गाइस इनवर्जन। और इन्वर्जन का मतलब जस्ट उल्टा हो जाना, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो उलट जाने को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। और ये इन्वर्जन भी दो तरह का हो सकता है। पहला तो क्या हो सकता है गाइस? टर्मिनल हो सकता है। चलिए सर मान गए। टर्मिनल के बाद इसमें भी क्या हो सकता है? इंटर कैलोरी। मतलब टर्मिनल पोजीशन पे होगा इन्वर्जन तो वो कहलाएगा टर्मिनल, और बीचों बीच में होगा तो वो कहलाएगा इंटर कैलोरी। चले आगे। आगे क्या है कि ये पहले आप समझो कि ये हमारा एक क्रोमोसोम्स है, ठीक है। इसमें इन्वर्जन क्या हुआ? इन्वर्जन ये हुआ कि ये ए, ये है गाइस बी, ये है सी, मतलब जीन है डी, ई और एफ। अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर टर्मिनल में इन्वर्जन होगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब यहाँ से ये पहले कटेगा, कट गया, और कटने के बाद जस्ट नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। ये कटने के बाद फिर से आके जुटेगा, लेकिन इस बार जुटने के बाद क्या हो जाएगा? बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ गया, ठीक है। अभी हम नीचे से ऊपर आए थे, या ऊपर से ये नीचे चला गया। तो यही चीज इस क्रोमोसोम में होता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं गाइस? वी कॉल्ड एज टर्मिनल क्या? इन्वर्जन। सही है? हाँ सर समझ में आ गया। टर्मिनल इन्वर्जन क्या होगा? चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, टर्मिनल पोजीशन पे होगा तो वो कहलाएगा टर्मिनल इन्वर्जन। लेकिन इंटर कैलोरी इन्वर्जन क्या होगा? इंटर कैलोरिक इन्वर्जन में आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि इंटर कैलोरी इन्वर्जन दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। एक जिसे कहोगे पारासेंट्रिक, और दूसरा जिसे कहोगे पेरीसेंट्रिक। कौन कौन सा? पारासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। यहाँ भी उल्टा ही होगा, लेकिन पारासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक में क्लासिफाइड होगा। ये टर्मिनल है, बहुत जगह है, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पारासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक, पहले इंटर कैलोरी में आ जाओ। बाय द वे ये ए और ये बी होता, ठीक है, इन्वर्जन होता, लेकिन टर्मिनल वाले के साथ नहीं, इस दोनों के बीच में हो गया इन्वर्जन। मतलब ई ऊपर चला गया, डी नीचे चला गया, तो ये यहाँ गया, ये यहाँ चला आया। तो ऐसे इन्वर्जन को हम कौन सा इन्वर्जन कहेंगे? इंटर कैलोरी इन्वर्जन। लेकिन यहाँ पे दो तरह का, एक पारासेंट्रिक और दूसरा पेरीसेंट्रिक। अब देखना गाइस, पारासेंट्रिक के बारे में मैं जो बता रहा हूं, पारा वो क्या है?
ये मान के चलो क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में यहाँ पे कुछ लगा है, इसका नाम बता सकते हो? दैट इज सेंट्रोमेयर। यहाँ फोकस करना है सेंट्रोमेयर में, कहाँ? पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक में। मैं यहाँ पे जिन लिख रहा हूँ, P यहाँ पे लिख रहा हूँ, Q यहाँ लिख रहा है, A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ, D। टर्मिनल पे तो नहीं होगा, कहाँ होगा? इसी बीच में होगा। लेकिन इसमें इन्वर्जन हुआ, ये उल्टा, लेकिन उल्टा तो कहाँ से उल्टा? ध्यान देना, ये अपने इसी पोजीशन पे रहा, ये चेंज नहीं हुआ, ये बना रह गया। कौन कौन सा? P ये बना रह गया, Q, लेकिन इन्वर्जन ये हो गया, ये हो गया, मतलब B इधर आ गया, A इधर आ गया, C D वैसे ही रहा। तो ऐसे इन्वर्जन को हम कहते हैं पैरासेंट्रिक। दिस वन इज कॉल्ड पैरासेंट्रिक क्या? इन्वर्जन। दिख रहा? इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हो, दे कैन कंसिडर एज अ PQ डॉट, फिर लिखा जाएगा ABCD, ठीक है। फिर उसके नीचे लिखा क्या? PQ, और ये डॉट अपनी जगह पे रहा, और यहाँ लिखाएगा BACD। पूछा जाएगा आपसे कि ये किस तरह का इन्वर्जन है, पैरासेंट्रिक या पेरिसेंट्रिक। तो लोकेशन देख लेना कि सेंट्रोमेयर का लोकेशन उसी जगह पे है, तो इसको बोलेंगे पैरासेंट्रिक। अब आते हैं गाइस पेरिसेंट्रिक वाले में। तो पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन को जो मैं देख रहा हूँ या आगे जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, यहाँ देखो, ये आ गया, इसका लोकेशन थोड़ा चेंज होगा। चेंज क्या होगा? पहले आ जाओ फिर से। अब मैं पैरासेंट्रिक नहीं बल्कि बात कर रहा हूँ पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन में। ये गाइस P, ये Q, फिर क्या A B C D। ये अच्छा नहीं बन रहा, अच्छा तुम लोग बना लेना अपने कॉपी में। अब देखना यहाँ इन्वर्जन हुआ, लेकिन Q और A के बीच में, सेंट्रोमेयर। ये इन्वर्जन ऐसे हो गया, इन्वर्जन ऐसे हो गया तो P अपने जगह पे रहा, A वहां से उठ के बेचारा यहाँ चला आया, ठीक है। Q कहाँ? Q यहाँ चला आया, और ये इस जगह पे आ गया। कौन आ गया इस जगह पे? सेंट्रोमेयर्स। अब ये सेंट्रोमेयर्स इस जगह पे आ गया, तो चलो A तो यहाँ गया, बचा क्या? B C D। इसको आप कहोगे क्या? पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। सर ना समझ में आया, समझने के लिए रखा ही क्या है? रखा ये है कि यहाँ पे इन्वर्जन हुआ, Q वहाँ गया, A यहाँ गया, यहाँ दिख रहा? हाँ सर, लेकिन ये गोल वाला का हो गया इधर से उधर। अब देखना यहाँ पैरासेंट्रिक फिर से लिखा गया, 2 बार पैरासेंट्रिक, 1 बार पैरासेंट्रिक। दिस इज कॉल्ड पेरिसेंट्रिक। लिखना था पेरिसेंट्रिक, लिखा गया पैरासेंट्रिक, पेरिसेंट्रिक। तो अब आ जाओ, क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है बचवा P और Q, और बीच में क्या डाल दें? सेंट्रोमेयर, A B C D। अब देखना नीचे वाले में ध्यान दो, ये है P A Q, ये डॉट यहाँ चला गया, ये हो गया B C D। मतलब E जो है, ठीक है, सेंट्रोमेयर वो अपने लोकेशन से क्या हो गया? डिसलोकेट कर गया, दैट इज कॉल्ड पेरिसेंट्रिक, और अपने ही लोकेशन पे रहा। बाकी इधर जो भी हुआ या इधर जो भी हुआ वो अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, वो है पैरासेंट्रिक। तो इन्वर्जन समझ में आ गया, जस्ट उल्टा हो जाना। और इन्वर्जन भी 2 तरह का होगा, टर्मिनल और इंटर कैलरी। इंटर कैलरी इन्वर्जन में 2 कैटेगरीज आ जाएगा, पैरासेंट्रिक ये और पेरिसेंट्रिक। वो वहां पे ध्यान देना है किस चीज के ऊपर? एक ही चीज के ऊपर, और वो है सेंट्रोमेयर, ठीक है। तो गाइज इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, आई थिंक सो ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ये ट्रांसलोकेशन क्या होगा? तो ट्रांसलोकेशन का मतलब जंपिंग जीन होता है। मतलब जंपिंग का मतलब कूदने वाला, हाँ वो कूदने वाला भी होता है। और यहाँ कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म चलेगा, किसमें? थर्ड हमारा हो जाएगा, जिसको आप कह सकते हो ट्रांसलोकेशन। एक लोकेशन से निकल के दूसरे लोकेशन में चला जाए। तो सर इन्वर्जन वाला कोई डिजीज नहीं होता है? होता तो है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। जो पढ़ना है वो मैं बताता चला जाऊंगा डिजीज को। मैं बात कर रहा हूँ बेटा ट्रांसलोकेशन में। ट्रांसलोकेशन मतलब आप सिंपल बेसिस पे ये समझ लो कि ये है और ये इसका ढक्कन, ठीक है, निकला
और इसमें चला गया, मतलब ये अपने लोकेशन को छोड़ के कहाँ चला गया, दूसरे जगह पे चला गया, तो उसी को आप कहते हो क्या, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन कैसे होगा, तो अब ई वाला बात को समझ जाओ, कहानी समझ में आ जाएगी। जब भी ट्रांसलोकेशन होता है तो दो चीज़ होता है, एक तो डिलीशन और दूसरा डुप्लीकेशन, दोनों एक साथ होगा। अब देखो बाबू, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, ठीक है। दूसरा भी क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रहे कि ट्रांसलोकेशन और डुप्लीकेशन में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये आएगा कि दोनों होमोलोगस और नॉन होमोलोगस में डिफरेंसेस आएगा। देखना बाबू, ट्रांसलोकेशन जब भी होगा तो दो ऐसे क्रोमोसोम के बीच में होगा, दोनों क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस होंगे। मतलब ये क्रोमोसोम नंबर है 22 और ये क्रोमोसोम नंबर बोलो कितना दोगे, 22 इसको दे दिया ना, तो इसको दे देते हैं एक्स वाला क्रोमोसोम, सही है। तो दो डिफरेंट क्रोमोसोम हुआ ना, जब दो डिफरेंट क्रोमोसोम होगा तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन होमोलोगस। लेकिन क्या होता, क्रोमोसोम 22 होता, ये भी क्रोमोसोम 22 होता, तो नन हट जाता, बचता क्या, होमोलोगस। तो याद रखना यहाँ पे कि ट्रांसलोकेशन में दो नन होमोलोगस के बीच में ऐसा होता तब ट्रांसलोकेशन कहेंगे। अब क्या हो रहा, यहाँ पे जीन है एक्स, यहाँ पे है वाई, यहाँ पे क्या है जेड, यहाँ पे है कर देते हैं जेड हो गया ना, तो यहाँ पे कर देते हैं जी, जी कैपिटल जी लिख देते हैं जी, और यहाँ कर देते हैं आई, ठीक है। तो ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। तो ट्रांसलोकेशन में यहाँ पे होगा कट पेस्ट, दिस वन इज अ कट एंड दैट वन इज अ पेस्ट। सच में सर ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, यहाँ से कट होगा, यहाँ से पेस्ट होगा। मान के चलो कि यहाँ से ये कट हो गया, कहाँ से, इस लोकेशन के पास से ये कट हो गया, और कट होने के बाद ये डिसलोकेट कर जाएगा, यहाँ चला जाएगा, दैट इज ए, तो यहाँ का ट्रांसफर यहाँ हुआ, ये कट यहाँ से हुआ और यहाँ क्या आ गया, हो गया पेस्ट। अब बाबू एगो बात बताओ, जहाँ से कट हुआ क्रोमोसोम 22, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा डिलीशन, क्लियर। लेकिन जहाँ आकर के जुटा है जिसके साथ, जो अदर क्रोमोसोम के साथ, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन, दिस इज कॉल्ड एडिशन। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। मतलब कौन सा जीन, जंपिंग जीन्स। पढ़ रहे हो, थोड़ा सा जंप भी करो, क्योंकि ये जीन क्या करता है, जंप करता है, और जंप करने के बाद इधर के बजाय उधर जाकर जुड़ जाता है। बट ये याद रहे कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जुड़ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब आते हैं, इसमें एक और टर्म आता है जो मैं थोड़ा सा और खोलना चाहूँगा, वो है ट्रांसपोजोम्स। सॉरी, ट्रांसपोजोम आ गया, बिल्कुल। ट्रांसपोजोम्स जो है ना, जीन को कहते हैं। ट्रांसलोकेशन बहुत सुपरफिशियल वर्ड है, जब क्रोमोसोम का टुकड़ा कट के जाएगा तो वो कहलाएगा ट्रांसलोकेशन। लेकिन ट्रांसपोजोम्स जो होगा उसमें डीएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट एक लोकेशन से निकलकर दूसरे जगह पे जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजोम्स, ठीक है। तो खैर इतना ही इसके लिए। अब बेटा ट्रांसलोकेशन समझ में आ गया ना, तो मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, और इसके साथ साथ आपको मैं दूसरी चीज़, मतलब दूसरा नहीं, 4th पॉइंट हो जाएगा ना, 4th पॉइंट भी साथ साथ समझा दूंगा ट्रांसलोकेशन के जस्ट साथ साथ। वो है डुप्लीकेशन। ये साथ में इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि बच्चा हमेशा डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन में कन्फ्यूज आ जाता है, और आपको कन्फ्यूज आना नहीं है। वो क्या है, देखिए, ई वाला क्रोमोसोम है, कौन सा क्रोमोसोम, जिस क्रोमोसोम को आप कंसीडर कर रहे हो क्या, ए, यहाँ कंसीडर कर रहे हो बी, ये कर रहे हो सी, ये डी और ये ई। डुप्लीकेशन उसी में लगाओगे, इस कट पेस्ट को हटा देते हैं, जगह नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ से कट हो रहा और यहाँ हो रहा पेस्ट। अब देखना, डुप्लीकेशन वाले में दूसरा लोकेशन यहाँ पे मौजूद है, मतलब दूसरा भी क्रोमोसोम है भैया। यहाँ क्या होगा, ए यहाँ होगा गाइस, बी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा, ई। बोलो सही है,
इस दोनों में अंतर क्या नजर आ रहा है? इसमें दोनों में अंतर नजर आ रहा है, ये क्रोमोसोम 22 है तो ये क्रोमोसोम X है, मतलब ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, इसलिए ये दोनों क्या हो गया? नॉन होमोलोगस। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये क्रोमोसोम 6 है, ये क्रोमोसोम भी 6 है, तो इसको क्या बोलोगे? होमोलोगस। तो जब गाइस होमोलोगस की बात होगी ना, तो वहां पे हो जाएगा डुप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ डुप्लीकेट करेगा। अगर यहाँ से ए आया है तो ए वाला जीन तो कोई नहीं ना था यहाँ, इसलिए डुप्लीकेट नहीं किया। लेकिन यहाँ डुप्लीकेशन हो सकता है, ए यहाँ से कट और आकर के यहाँ जुड़ गया, दैट इज अ पेस्ट। तो कट पेस्ट हुआ तो यहाँ क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन कब हो सकता है? जब होमोलोगस क्रोमोसोम, समझे। और यहाँ पे जहाँ पे होगा, यहाँ भी क्या होगा? वही चीज होगा, डिलीशन, मतलब कट हो जाएगा। ठीक है, तो दो टर्म समझ में आया। पहला, यहाँ पे एडिशन होता है, डुप्लीकेशन नहीं होता। लेकिन डुप्लीकेशन कब होगा? जब होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाएगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होगा तो डुप्लीकेट नहीं होगा, एडिशन होगा, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है गाइज, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि अगले टॉपिक पे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं और अगला टॉपिक होगा जीन से रिलेटेड, जीन म्यूटेशन। ये कौन सा म्यूटेशन था? क्रोमोजोमल म्यूटेशन। कौन कौन सा क्रोमोजोमल म्यूटेशन पढ़े हैं अभी? जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज में पहला था डुप्लीकेशन, दूसरा था इनवर्जन। इनवर्जन में दो तरह का बात किए थे, कौन कौन सा? टर्मिनल और इंटर कैलोरी में दो तरह का बात किए थे, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। उसके बाद बात किए हैं क्या? ट्रांसलोकेशन, और फिर लास्ट वन इज डुप्लीकेशन। ये क्रोमोसोम में हो रहा था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इन सब के कारण म्यूटेशन हो सकता। एक और चीज आप नोट करके लिख ही लो, वो है ट्रांसलोकेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसमें एक डिजीज के बारे में पूछा जा सकता है, और वो कौन सा डिजीज है? ट्रांसलोकेशन से। कहाँ पे? नीट के क्वेश्चन में। ठीक है, ट्रांसलोकेशन तो समझ में आ गया आप लोगों को, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होगा। इसमें होता है एक क्रोमोसोम 22। ठीक है, ये 22 जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन हो जाता है। मतलब हमारा एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का नंबर है गाइस 22, और ये क्रोमोसोम में से एक फ्रैगमेंट्स यहाँ से निकलकर कहीं और चला जाता है। कहीं और जाने से इसमें एक बहुत बड़ा डिफेक्ट होता है, और इस डिफेक्ट में ये काउज करता है कैंसर। क्या डिजीज काउज करता है? कैंसर। लेकिन आप कैंसर नहीं लिखोगे, द डिजीज इज कॉल्ड माइलॉइड ल्यूकीमिया। कौन सा डिजीज काउज करेगा गाइस? माइलॉइड ल्यूकीमिया। किसके कारण? ट्रांसलोकेशन के कारण डिजीज होता है माइलॉइड ल्यूकीमिया। लेकिन कहाँ से? क्रोमोसोम 22 से। याद रहेगा ये माइलॉइड ल्यूकीमिया के बारे में, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम क्या है? जीन म्यूटेशन।